हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसा सेंसिटिव टॉपिक या ऐसी बीमारी के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी वजह से पूरे दुनिया में हर साल 8 लाख लोग सुसाइड करते हैं, जिसकी वजह से पूरे इंडिया में हर घंटे एक बच्चा अपनी जान ले लेता है, जिसका नाम है डिप्रेशन। तो मैं कोई डॉक्टर तो नहीं हूँ, पर मैं एक साल डिप्रेशन में रह चुका हूँ। और अगर कोई मुझे डिप्रेशन को डिफाइन करने को बोले तो मैं ये कहूँगा कि डिप्रेशन एक ऐसा एनिमी है जो आपके अंदर छुपा बैठा है, जिसे आप देख नहीं सकते, जिसने आपके पूरे माइंड को कैप्चर करके नेगेटिव बना दिया और जिसने आपको पूरी तरीके से अंदर से तोड़ के रख दिया। और राह चलते इसका इलाज नहीं हुआ तो आप सुसाइड भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको मेरी जर्नी बताऊंगा कि मैंने डिप्रेशन को कैसे ओवरकम किया, और वीडियो के एंड में मैं कुछ ऐसे संस्थाओं के नंबर बताऊंगा। तो अगर किसी को डिप्रेशन है आपके फ्रेंड सर्कल में या आपके रिलेटिव में, तो इस हेल्पलाइन नंबर का हेल्प लेके आप डिप्रेशन का इलाज करवा सकते हैं। तो चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो बेसिकली इस बीमारी के दो कॉज हैं, पहला साइकोलॉजिकल कॉज और दूसरा बायोलॉजिकल कॉज। तो साइकोलॉजिकल कॉज में क्या होता है कि अगर आदमी के साथ कुछ भी बुरा हुआ है, इसकी वजह से आदमी को एक नेगेटिव थॉट आता है, फिर एक नेगेटिव थॉट में से दो नेगेटिव थॉट आते हैं, फिर वो दो में से चार में कन्वर्ट हो जाते हैं और धीरे धीरे करके पूरा माइंड नेगेटिव हो जाता है। मतलब एक नेगेटिव थॉट की एक पैटर्न जनरेट हो जाती है, जिसकी वजह से आपका पूरा माइंड नेगेटिव हो जाता है। तो इसको हम कहेंगे साइकोलॉजिकल कॉज। अब बात करते हैं बायोलॉजिकल कॉज की। इसमें आदमी की लाइफ में सब कुछ सही जा रहा है, आदमी अच्छा खासा सक्सेसफुल है, पर दिमाग में डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे केमिकल की कमी की वजह से भी ये डिप्रेशन आ सकता है। तो आपके दिमाग में से ये गलत चीज़ें निकाल दीजिए कि डिप्रेशन सिर्फ कमज़ोर दिमाग वालों को ही आता है, डिप्रेशन किसी को भी आ सकता है। तो इसे हमें एक रेगुलर बीमारी की तरह ट्रीट करना चाहिए और डॉक्टर को जल्दी से कंसल्ट करके इस बीमारी का इलाज करवाना चाहिए। अब ये तो हो गई डिप्रेशन की बात, अब मेरी कहानी सुनो। तो जब मैं छोटा था तब मैं पढ़ाई में बिल्कुल ही एवरेज हुआ करता था, पर अदर एक्टिविटीज़ लाइक स्विमिंग, बास्केटबॉल और डांस में बहुत ही पार्ट लिया करता था, जिसकी वजह से मेरे स्कूल में मेरे को बहुत ही रिकॉग्नाइजेशन मिलती थी। और वो पॉपुलर बच्चा नहीं होता, बस उसी बच्चे में मेरी गिनती हुआ करती थी और मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट था। पर 9th में मेरे साथ एक हादसा हो गया, मेरे को एक स्टैमरिंग नाम की बीमारी हो गई। अब इस स्टैमरिंग बीमारी में आप ठीक से बोल नहीं पाते, आप हकलाना चालू कर देते। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि टीचर जब भी मेरे को क्लास में खड़ा करते थे किसी भी चीज़ का आंसर देने के लिए, तो मैं आंसर तो आता था पर मैं ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाता था स्टैमरिंग के कारण, जिसकी वजह से टीचर को ये लगता था कि इस बच्चे को कुछ नहीं आता और बड़ी मेरे को डांट पड़ती थी और बड़ी बेइज्जती होती थी। जिसकी वजह से क्या हुआ कि मेरा कॉन्फिडेंस एक टाइम पे यहाँ पर था, वो कॉन्फिडेंस यहाँ पर पहुँच गया था। अब 11-12 साइंस के बाद मेरा हुआ धारी नाम के एक छोटे से गांव में इंजीनियरिंग में एडमिशन। तो हमारा कॉलेज कैसा हुआ करता था, सिर्फ 2 बिल्डिंग का कॉलेज विदाउट एनी कैंपस। उसमें भी एक बिल्डिंग तो बन रही है, दूसरी बिल्डिंग में ही सिर्फ प्रोफेसर्स पढ़ा रहे। और प्रोफेसर्स भी कैसे, जिसको पढ़ाना नहीं आता, आधे सब्जेक्ट के तो प्रोफेसर्स ही नहीं थे, और आधे प्रोफेसर्स तो कैसे थे, हमारे ही सीनियर, जिसको ग्रेजुएशन के बाद कहीं पर जॉब नहीं मिली, तो वही हमारे कॉलेज में आके हम ही को पढ़ा रहे। तो आप समझ सकते हो कि एजुकेशन का लेवल कितना डाउन होगा। और फिर कॉलेज में तो प्रेजेंटेशंस भी होते हैं, पर मेरे स्टैमरिंग के कारण मैं प्रेजेंटेशन ठीक से दे नहीं पा रहा हूँ, दूसरे बच्चे धड़ाधड़ मस्त प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। तो उसकी वजह से मेरा इंजीनियरिंग में से पूरा मन ही ख़त्म हो गया। और दूसरी तरफ वो गांव इतना एवरेज था कि उसमें कुछ फैसिलिटीज़ नहीं थी, तो जिसकी वजह से मेरा बास्केटबॉल, डांस और स्विमिंग सब कुछ छूट गया। तो मेरा पूरा इंजीनियरिंग में से मन ही पूरा ख़त्म हो गया। तो मैंने सोचा कि अब बस बहुत हो गया, अब मेरे को इंजीनियरिंग करना ही नहीं है, अब मेरे को अपना लाइफ डांस में बनाना है। तो मैंने क्या किया, पापा को फ़ोन लगाया कि पापा, आई वांट टू क्विट इंजीनियरिंग, आई वांट टू मेक माय करियर इन डांस एंड आई वांट टू गो टू मुंबई। तो पापा तो एकदम शॉक हो गए कि इसको क्या हो गया। तो फिर पापा ने बड़ी डांट लगाई। पापा ने कहा, या तो तू इंजीनियरिंग कर ले या तो फिर यहाँ के मजदूरी कर, पर मैं तेरी डांस क्लास की फीस नहीं देने वाला। तो मैंने वो रास्ता कैंसिल कर दिया। पर ऐसे थोड़ी ना हम हार मानने वाले थे। मैंने सोचा कि बाजू के सिटी जो अमरेली है उसमें डांस क्लास है, तो कोई ना कोई डांस क्लास में जॉब कर लेता हूँ और थोड़े देर बाद मैं मेरा खुद का डांस क्लास खोल लूँगा। तो फिर मैं अमरेली शिफ्ट हो गया और मैंने 1 महीने के अंदर सारे डांस क्लास में चक्कर मार लिए, पर किसी ने मेरे को जॉब नहीं दी। तो उतने से ही मेरा पेट नहीं भरा, तो मैंने क्या किया, गार्डन में सिखाना चालू कर दिया। पर गार्डन में भी मुश्किल से मेरे को 1 या 2 स्टूडेंट मिले, वो भी 1 महीने में चले गए। और ऊपर से मेरा इंजीनियरिंग का फर्स्ट सेम का रिजल्ट आया, उसमें भी मैं 5 सब्जेक्ट में से 3 में फेल हो चुका हूँ। तो रिजल्ट भी बेकार, यहाँ अमरेली में भी सारे होप टूट गए।
तो मैंने सोचा कि चलो भाई अब अमरेली में भी कुछ नहीं हो सकता, तो मेरे को अब धारी शिफ्ट हो जाना चाहिए। अब धारी में मैं जिस गेस्ट हाउस में शिफ्ट हुआ था वो गेस्ट हाउस बहुत बड़ा था, जिसमें एक कोने में मेरे को कमरा पकड़ा दिया गया और जिस गेस्ट हाउस में सिर्फ 2 लोग रहते थे, एक मैं और दूसरी तरफ मेरा गेस्ट हाउस का मालिक। और मेरे आधे दोस्त तो इंजीनियरिंग छोड़ के चले गए थे, आधे दोस्त तो घर में रह के ही पढ़ाई कर रहे थे, तो मैं गेस्ट हाउस में पूरा अकेला पड़ गया। एक तरफ मेरी पढ़ाई ख़राब चल रही है, मैं अमरेली से फेल होके आ गया, मैं स्टैमरिंग के कारण अपने आप को ठीक से एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहा हूँ, जिसकी वजह से पापा को लगा कि मेरा बच्चा मोबाइल की वजह से बिगड़ गया है। तो पापा ने बड़ी डांट लगाई। मेरे पास जो बचा कुचा फ़ोन था एक कीपैड वाला जिसमें सिर्फ सॉन्ग बजते थे, तो वो भी छीन लिया। मेरे को एक सैमसंग का एक ऐसा फ़ोन पकड़ा दिया जिसमें सिर्फ कॉल हो सकता है और मैसेज हो सकता है। तो अब मेरा शेड्यूल कुछ इस प्रकार से हो गया था कि सुबह उठो, कॉलेज जाओ, 2 बजे आओ, खाना खा के सो जाओ और पूरा दिन खाली बैठो। और क्योंकि मैं अकेला रहता था तो मेरे दिमाग में कांस्टेंट फेलियर के थॉट्स आना चालू हो गए और कभी कभी तो ओवर थिंकिंग इतनी बढ़ जाती थी कि मेरे को रात को 3-3 बजे तक भी नींद नहीं आती थी। पहले एक नेगेटिव थॉट आया, फिर कांस्टेंट नेगेटिव थॉट आना चालू हो गए कि तू पढ़ाई में भी बुरा है, तू डांस में भी फेल हो गया है, तू स्टैमर भी करता है, तू लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा, तू करियर में कुछ भी अचीव नहीं कर पाएगा। और कभी कभी तो ओवर थिंकिंग इतनी बढ़ जाती थी कि मैं अपने आप को नोच लेता था और मैं अपने आप को दीवार में पटक के अपने आप को हर्ट करने लगा था। और कांस्टेंट नेगेटिव थॉट्स के कारण अब मेरे को सुसाइड के थॉट्स भी आना चालू हो गए थे। और एक टाइम में डिप्रेशन इतना हाई हो गया था कि मेरा जो शरीर में जो ब्लड है वो मेरे हाथ तक नहीं पहुंच रहा था, जिसकी वजह से मेरे हाथ इतने वीक पड़ गए कि मैं लिख भी नहीं पा रहा था। तो आप समझ सकते हो कि डिप्रेशन ऑन इट्स पीक। अब मैं अंदर से इतना टूट चुका था और मेरी बॉडी इतनी वीक पड़ गई थी कि मेरे को किसी भी चीज़ करने का मन नहीं कर रहा था, ना खाने का ना पीने का। अब मैं सोने जाऊँ तो ओवर थिंकिंग के कारण मैं सो नहीं पाता था, अगर मैं बैठूँ तो कांस्टेंट नेगेटिव थॉट्स मेरे को घेर रहे हैं। तो इसकी वजह से मेरा सभी चीज़ों में से इंटरेस्ट ख़त्म हो गया था। अब मैं लाइफ सिर्फ काटने के लिए ही जी रहा था। और ये बात तो मैं अपने घर में भी नहीं बता सकता क्योंकि घर वाले ये सोचेंगे कि इसको पढ़ाई नहीं करनी इसलिए ये बहाने मार रहा है। अब पानी सर से ऊपर चला गया था और मैं अपने डिप्रेशन को हैंडल नहीं कर पा रहा था। तभी क्या हुआ कि हमारे यहाँ एग्ज़ाम में रीडिंग वैकेशन हुए, तो मैंने सोचा कि चलो रीडिंग वैकेशन मिला है, अभी मैं घर में जाऊँगा, घर में दोस्तों से मिलूँगा, फिर टीवी देखूँगा और अपने माइंड को थोड़ा रिलैक्स करूँगा, क्योंकि मैं उस हालत में ही नहीं था कि मैं कोई पढ़ाई कर पाऊँ। तो फिर मैं जैसे ही घर में पहुँचा तो मेरे घर से स्ट्रिक्ट वार्निंग मिल गई कि अभी तू कहीं पर बाहर नहीं जाएगा, एग्ज़ाम तक टीवी नहीं देखेगा, स्ट्रिक्टली पढ़ाई करेगा। क्योंकि देखो वो भी अपने हिसाब से सही थे, क्योंकि अगर मेरी केटी बैकलॉग से इतनी ज़्यादा थी कि अगर मैं ठीक से पढ़ाई नहीं करता तो मैं इंजीनियरिंग से डिटेन हो जाता। तो वो अपने हिसाब से सही थे और मैं अपने हिसाब से सही था। एक बार मैं पढ़ाई करके टीवी देख रहा था, तभी मेरी मम्मी अचानक से आई और मेरे पर चिल्लाना चालू कर दिया कि तू पढ़ाई के टाइम पे भी टीवी देख रहा है, ये वो। तो मेरे को अचानक से इतना गुस्सा आया और तो मैंने टीवी का रिमोट उठा के थ्रो कर दिया, मोबाइल तोड़ दिया, फर्नीचर यहाँ वहाँ कर दिया और अपने आप को हर्ट करने लगा, ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के रोने लगा, क्योंकि मेरा माइंड मेरे कंट्रोल में ही नहीं था, मैं क्या कर रहा हूँ मुझे ही नहीं पता था। मेरी मम्मी अचानक से शॉक हो गई कि इसको क्या हो गया। फिर मेरे मम्मी ने मेरे को शांत किया, मम्मी पापा ने मुझे कोने में बिठा और मुझसे पूछा कि क्या हुआ। तो फिर मैंने बताया कि मेरे साथ ये हो रहा है, मैं इस दौर से गुजर रहा हूँ। तभी पापा ने बोला कि मुझे लगा कि पापा डांटेंगे, पर पापा ने बोला कि अब तू बिल्कुल टेंशन मत ले, अब तू ढारी नहीं जाएगा, अब तू यहाँ घर में रह के पड़ेगा और कल सुबह हम तेरे को डॉक्टर के पास ले जाएंगे। और मेरी ट्रीटमेंट होना चालू हुई और मेरा डॉक्टर इतना अच्छा था कि उसने मेरे को सिर्फ दवाई नहीं दी, उसने मेरे को प्रॉपर काउंसिल किया। और जो मेरे दिमाग में एक नेगेटिव थॉट पैटर्न के कारण मेरा दिमाग पूरा नेगेटिव बन गया था, उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना चालू कर दिया। तो ये काउंसलिंग के चलते मेरे अंदर हेल्दी थॉट प्रोसेस होना चालू हो गए और मेरे को घर में भी अच्छा एनवायरनमेंट मिलने लगा। उसकी वजह से मेरे इंजीनियरिंग के रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं। मैंने मेरी जितनी भी गेटी बैकलॉग्स थी सब सॉल्व कर दिया और मैं अब करियर में आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल रेडी था। तो मैंने एक दिन बैठा, मेरे पूरे टैलेंट की लिस्ट बनाई और मैंने देखा कि मैं अपार्ट फ्रॉम इंजीनियरिंग जॉब में लाइफ में आगे क्या कर सकता हूँ। तो मैंने देखा कि आई एम गुड विथ मैथ्स, साइंस, आई एम गुड विथ डांसिंग ऑल्सो। तो मैं एक तरफ डांस भी सिखा सकता हूँ और दूसरी तरफ मैं पढ़ा भी सकता हूँ, और अगर ये दोनों भी ना करूँ तो मैं अपनी पढ़ाई आगे मास्टर्स कंटिन्यू कर सकता हूँ।
अब मैंने खुद के क्लास खोलने का डिसाइड कर लिया, पर मेरे पास कोई इन्वेस्टमेंट तो था नहीं। तो मैंने क्या किया कि 250 रुपये के पैम्पलेट छपाए और मैं जहाँ पर रहता था वो सब जगह बांट दिया और 3 दिन का फ्री डांस का वर्कशॉप रखा। तो उस वर्कशॉप में बहुत सारे बच्चे आए और धीरे धीरे करके मेरे को डांस के स्टूडेंट मिलना चालू हो गए और दूसरी तरफ मेरे को मैथ्स और साइंस के स्टूडेंट भी मिलना चालू हो गए। तो ऐसा करके मेरा बिजनेस चल पड़ा। और दूसरी तरफ मेरी स्टैमरिंग की थेरापी भी चल रही थी। तो क्योंकि मैं डांस सिखाता था तो मेरा स्टेज फियर जो था वो पूरी तरीके से गायब हो चुका था और स्टैमरिंग की प्रॉब्लम भी नेचुरल तरीके से कब गायब हो गई मेरे को पता ही नहीं चला। तो मैंने ऑब्ज़र्व किया कि आई एम गुड विथ मार्केटिंग ऑल्सो। तो अगर मैं बिना इन्वेस्टमेंट के मेरा बिज़नेस यहाँ से यहाँ ला के खड़ा कर सकता हूँ, तो सोचो कि अगर मेरे को बिज़नेस का नॉलेज आ जाए तो मैं अपने बिज़नेस को कहाँ ले जा सकता हूँ। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि अभी मेरी एज छोटी भी है तो मेरे को MBA ट्राई करना चाहिए। तो अभी मैं MBA पढ़ रहा हूँ। तो ऐसे करके मैंने अपने डिप्रेशन को कंकर किया। तो ये तो हो गई मेरी स्टोरी। अब बात करते हैं डिप्रेशन की। तो डिप्रेशन दिमाग में केमिकल लोचा हो रहा है उसके कारण हो रहा है। तो आप जब डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर अगर अच्छा हुआ तो आपको अच्छी काउंसलिंग मिलेगी, वरना तो डॉक्टर आपको मेडिसिन पकड़ा देगा। तो ये मेडिसिन क्या करती है कि दिमाग में जो केमिकल नहीं बहना चाहिए उसको ब्लॉक करती है और जो केमिकल बहना चाहिए उसको रिलीज करवाती है। उससे क्या होता है कि आपका दिमाग या तो रिलैक्स हो जाता है या तो एक्साइटेड हो जाता है। तो इस दवाई के साइड इफ़ेक्ट ये है कि लंबे टाइम के बाद जब आपका दिमाग नॉर्मल स्टेट में भी होगा पर आपको ये रिलैक्सेशन की या एक्साइटमेंट की इतनी आदत लग चुकी है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा दवाई लेना चालू कर देते हैं। तो हमको तो कुछ ऐसा इलाज चाहिए कि हमको दवाई भी ना लेना पड़े और ये केमिकल लोचा ठीक भी हो जाए। तो जब मैं ये रिसर्च कर रहा था तब मैंने संदीप माहेश्वरी जी का एक बहुत अच्छा सेशन देखा। उसमें उसने बताया कि एक गाड़ी को अच्छे से चलाने के लिए क्या चाहिए, फ्यूल। अगर फ्यूल ही मिलावट वाला होगा या फ्यूल ही नहीं होगा तो गाड़ी अच्छे से कैसे चलेगी। वैसे ही अपने दिमाग को अच्छे से चलाने के लिए अपनी बॉडी अच्छे से काम करनी चाहिए और अपनी बॉडी को अच्छे से चलाने के लिए अपन को 5 प्रकार का फ्यूल चाहिए। धरती, अग्नि, जल, वायु, आकाश। धरती मतलब अच्छा खाना, जल मतलब अच्छा पानी, अग्नि मतलब अच्छी सनलाइट, वायु मतलब अच्छी हवा और खुला आसमान। तो साल में एक बार ऐसी जगह ज़रूर जाइए यहाँ जहाँ ये सब मिलता हो। और मैं ये बात कहना चाहूँगा कि इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में फिज़िकल हेल्थ के साथ मेंटल हेल्थ का भी अच्छे से ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो इंडिया में बहुत सारे ऐसे नेचुरोपैथी के सेंटर्स बहुत ही रिजनेबल कॉस्ट में अवेलेबल है। तो साल में हर किसी को ऐसे नेचुरोपैथी सेंटर्स को विजिट करना चाहिए और अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। और डिप्रेशन के रिलेटेड मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि अगर किसी को डिप्रेशन है तो अपने पेरेंट्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि आपके पेरेंट्स से ज़्यादा अच्छे से कोई आपको समझ नहीं सकता और आपके पेरेंट्स के अलावा आपको सबसे ज़्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता, है ना। तो याद रखिए, सुसाइड इज़ नॉट एन ऑप्शन। और दूसरी बात, मैं आजकल सोशल मीडिया में देख रहा हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइडल इंसिडेंट को सबसे ज़्यादा लोग प्रमोट कर रहे हैं। इससे छोटे छोटे बच्चे इन्फ्लुएंस होकर उसके फैन सुसाइड कर रहे हैं। तो ऐसे सुसाइडल इंसिडेंट को प्रमोट मत कीजिए और याद रखिए, सुसाइड इज़ नॉट एन ऑप्शन। सुसाइड किसी भी हालत में एक्सेप्टेबल नहीं है ना। तो अपने आप का ध्यान रखिए। और मैं वीडियो के एंड में ये संस्था के कांटेक्ट दे रहा हूँ। ये डिप्रेशन रिलेटेड संस्था है। अगर किसी को डिप्रेशन है तो इस संस्था में कांटेक्ट करके अपना काउंसलिंग करवा सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और वैसे तो मैं ये बोलता नहीं, पर इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर कीजिए ताकि किसी को अगर डिप्रेशन हो तो डिप्रेशन के रिलेटेड उसको हेल्प मिल सके। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।